जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो है मांग का नियम क्या है, इस नियम की जो है मान्यताएं लिखिए और इस नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ भी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होता है, चाहे आप 11th की बात कीजिए या 12th की या फिर जो है अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वहाँ सभी जो है मांग का नियम पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको जो है आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसको मैं जो है आपको बहुत ही ईजिली जो है बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको जो है सभी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांग का नियम क्या है, ठीक है। तो मांग का नियम बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में जो है मांग होता क्या है। तो मांग दोस्तों क्या होता है, मांग जो है एक वस्तु जो है विभिन्न वस्तु की मांगी गई मात्रा है, ठीक है, जिसे जो है उपभोक्ता जो है खरीदना चाहता है। खरीदने के लिए जो है उपभोक्ता के अंदर जो है उसे खरीदने के लिए इच्छा भी है, और जो है उसके लिए जो है उपभोक्ता जो है अपना आय भी जो है खर्च करना चाहता है, और उसके पास जो है पर्याप्त साधन भी हैं, ठीक है। वही मांग है। जैसे दोस्तों जो है कोई भी वस्तु हो गया, ठीक है, कोई भी वस्तु में जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल आईफोन का, ठीक है। तो आईफोन जो है लगभग बहुत सारे लोगों की जो है डिमांड होती है, इच्छा होती है कि वो जो है आईफोन ले। अब आईफोन लेने के लिए दोस्तों जो है उन्हें जो है यहाँ पर जो है अपना आय जो है खर्च करना पड़ता है, जो पूंजी होती है, ठीक है, वो खर्च करना पड़ता है। तो ये दोस्तों जो है क्या है, मांग है। अब बहुत सारे लोग जो है आईफोन लेना तो चाहते हैं बट पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो वो मांग नहीं है, ठीक है। कोई वस्तु है, अगर जब उसे खरीदना चाहता है और जो है उसे जो है अपने पास जो पर्याप्त साधन है उसे खर्च भी करना चाहता है, तो वही दोस्तों जो है मांग कहलाती है। तो आई होप जो है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं जो है मांग के नियम की तरफ। तो देखिए मांग का नियम क्या कहता है, आप जो है इसको ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो मांग का नियम क्या बताता है दोस्तों, तो मांग का नियम जो है वस्तु की कीमत, ठीक है, वस्तु की कीमत यानी जो है हमारा प्राइस हो गया, मूल्य, और दोस्तों उसकी मांगी गई मात्रा। मांगी गई मात्रा से मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, कि जो है कितनी मात्रा उसकी मांगी गई है, ठीक है, उन दोनों के बीच जो है संबंध को बतलाता है। तो मांग का नियम जो है वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच जो है संबंध को बतलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है मांग का नियम, मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे दोस्तों जो है कोई वस्तु है, ठीक है, उसका जो है प्राइस यहाँ पर 5 रुपये है, ठीक है, प्राइस 5 रुपये है, तो उसका जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है यहाँ पर कितना खरीदा जाता है, तो उसका जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर दोस्तों जो है 10 खरीदा जाता है, ठीक है। तो 5 रुपये कीमत पे जो उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है 10 खरीदा जाता है, तो यहीं पर दोस्तों जो है उसकी मान लीजिए कीमत जो है 2.5 रुपये होगी, ठीक है। तो 2.5 रुपये होने पर उसकी जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी खरीदी जाती है, तो 2.5 रुपये होने पर उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड दोस्तों यहाँ पर जो है 15 खरीदी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कीमत कम हो गया, ठीक है। जैसे ही कीमत कम हुआ यहाँ पर लोगों ने जो है उसे अधिक खरीदना चालू कर दिया। तो यही दोस्तों जो है मांग का नियम है। अब ये जो है विपरीत परिस्थिति में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कीमत घटा है, हो सकता है कीमत बढ़ भी जाए तो लोग उसे जो है कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो वही कह रहा है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, ठीक है। अब जैसे ही वस्तु की कीमत घटती या बढ़ती है तो जो है मांगी गई मात्रा को भी लोग घटा बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी कि जो है उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही दोस्तों जो है मांग का नियम है, ठीक है। तो इतना जो है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर कह रहा है कि मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत एवं इसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मांग का नियम है और जो वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा है, ठीक है, तो मांग का नियम जो है वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध जो है होता है। अब इसका मतलब क्या है, विपरीत संबंध का मतलब होता है दोस्तों जो है एक दूसरे के अपोजिट। अब जैसे यहाँ पर जो है प्राइस जो है आपका दोस्तों जो है बढ़ रहा है, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत जो है एकाएक जो बढ़ गई, तो उसका दोस्तों जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी कि जो है मांग की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच जो है विपरीत संबंध है, ठीक है। प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है लोग जो है खरीदना कम कर दे रहे हैं। तो ये कैसा संबंध हो गया दोस्तों, जो है विपरीत संबंध हो गया, ठीक है। यही जो है
पूर्ति के केस में दोस्तों जो है यहाँ पर पॉजिटिव संबंध यानी कि जो है धनात्मक रिलेशन होता है, वो मैं आपको जो है आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इन केस दोस्तों जो है प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, तो प्राइस कम होने से दोस्तों जो है लोग उसे पहले से अधिक खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड दोस्तों जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि आप ये ध्यान दीजिएगा बस इतना कि जो है मांग के नियम के अनुसार जो है, मांग का नियम क्या कहता है कि वस्तु की कीमत और इसकी मांगी गई मात्रा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में जो है विपरीत संबंध होता है। ठीक है, अब विपरीत संबंध के बजाय कहीं कहीं पे जो है ऋणात्मक संबंध लिखा रहता है। ठीक है, ऋणात्मक संबंध, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। इतना आई होप कि जो है आपका इतना क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है। अब आप इसको जो है अपने लाइफ एग्जाम्पल में लेकर देख सकते हैं कि आप कोई वस्तु जो है खरीदते हैं, अब उसकी कीमत 10 रुपये है। ठीक है, तो अब कीमत उसकी जो है 15 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, यानी 25 रुपये हो जाती है कीमत बढ़कर, तो आप क्या करेंगे, उसे जो है कम खरीदेंगे। ठीक है, अब कहीं जो है बहुत सारी जगह पे जो है इसकी मान्यताएं हैं, बहुत सारी जगह पे जो है मांग का नियम जो है लागू नहीं होता है, उसको मैं अभी आपको जो है आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसे कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो है सभी जो है पैसा अपना जो है सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है। अब यहाँ पर आप जो है पेट्रोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर दोस्तों जो है पेट्रोल की प्राइस जो है यहाँ पर 100 रुपये अभी जो है फ़िलहाल में है, अब अगर सरकार घटाकर इसको 70 कर दे तो यहाँ पर पेट्रोल का जो है कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है, जहाँ पर जो है साइकिल से काम होता था तो वहाँ पर बाइक का यूजेस जो है कम करते हैं पेट्रोल बचाने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी तो जो है उसका यूज जो है, उसका जो है उपभोग अपने आप बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि मांग में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में मांग का नियम के नाम से जाना जाता है। तो जो मांग में वृद्धि होती है और कीमत में कमी होती है, ठीक है, तो उसकी जो है रिलेशन को जो है अर्थशास्त्र में जो है मांग का नियम कहते हैं। अब दोस्तों मांग के नियम का प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है, तो मांग के नियम को जो सबसे पहले जो एक्सप्लेन किसने किया था, तो प्रोफेसर मार्शल ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछता है कि जो है मांग के नियम का प्रतिपादन यानी कि जो है प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है, तो मांग के नियम का जो है प्रतिपादन का श्रेय जो है प्रोफेसर मार्शल को जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है किसी एक जो है अर्थशास्त्री के अनुसार जो है आपको मांग के नियम का परिभाषा जो लिखना रहता है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो है मांग का नियम लिखिए 1-2 नंबर में। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो है अन्य बातें समान रहने पर, ठीक है, जो अदर फैक्टर होते हैं वो कैसे रहेंगे, तो जो अदर फैक्टर रहेंगे वो स्थिर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु की कीमत में कमी होती है, तो जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी होती है वैसे ही उसकी मांगी गई मात्रा जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से समझाया है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो लोग उसे अधिक खरीदते हैं, और जैसे ही कीमत बढ़ती है वैसे ही लोग उसे कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर है, इसको जो है आप अपने भाषा में भी जो है तोड़ मरोड़ कर लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आप जो है मेन है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार ये लिख दीजिएगा, और यहाँ पर जो है डबल इन्वर्टेड कामा में जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको जो है एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। अब यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि इसके विपरीत जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसकी मांग घटती जाती है। अब किसी वस्तु की कीमत जो है बढ़ जाती है तो लोग उसे क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट है जो यहाँ पर जो है लिखा गया है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर कुछ जो है दिया है मांग के नियम की मान्यताएं यानी कि अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कहाँ पर दोस्तों जो है मांग का नियम जो है कोलैप्स कर जाता है, कहाँ पर जो है लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों जो है मैं आपको जो है बहुत ही बेसिक भाषा में समझाऊंगा, जो है कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आपका नहीं रहेगा। ठीक है, बस आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं जहाँ पे मांग का नियम दोस्तों जो है ठीक तरह से लागू नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग 5 केवल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता की आय मतलब क्या हो गया कि उपभोक्ता का जो है इनकम है, उसकी जो सैलरी है,
ठीक है, उसमें दोस्तों जो है किसी प्रकार का इनकम जो है यहाँ पर जो है उपभोक्ता की आय में जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर उपभोक्ता की आय का मतलब क्या है, जैसे आपके पास जो है दोस्तों, आप जो है महीने का जो है 10,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो आप 10,000 रुपये में दोस्तों जो है किसी वस्तु को जो है आप क्रय करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, आप उसका जो है 5 यूनिट क्रय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है एकाएक जो है आपकी जो है इनकम बढ़ के जो है 1,00,000 रुपये पर मंथ हो गई, ठीक है। तो आप दोस्तों जो है उसी वस्तु को जो है अधिक मात्रा में जो है खरीदना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु की जो है कीमत बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि अगर दोस्तों जो है किसी भी वस्तु की कीमत जो है, जैसे कोई दोस्तों 10 रुपये की वस्तु है, अब यहाँ पर दोस्तों जो है उसकी कीमत बढ़कर 12 रुपये होगी, और आपकी जो है सैलरी थी वो 10,000 से बढ़कर दोस्तों जो है 1,00,000 रुपये हो गई, तब भी दोस्तों जो है आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ गई है तो आप दोस्तों जो है इसे जो है पहले से भी अधिक मात्रा में खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी जो है आय बढ़ गई है। तो वही यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, आय बढ़ने से जो है उपभोक्ता की जो है क्रय शक्ति जो है बढ़ जाती है, ठीक है। वास्तविक क्रय शक्ति जो होती है वो दोस्तों जो है उपभोक्ता की बढ़ जाती है जब उसके आय में जो है परिवर्तन होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हमारा दिया है, उपभोक्ता के स्वभाव तथा रुचि में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उपभोक्ता के स्वभाव तथा रुचि यानी जो है हैबिट और टेस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये दोस्तों, कोई जो है वस्तु है वो 5 रुपये की मिल रही है, अब दोस्तों जो है वो घटकर जो है 2.5 रुपये हो गई, ठीक है, घटकर जो है 2.5 रुपये होगी, लेकिन दोस्तों जो है वो आपके काम की वस्तु नहीं है, ठीक है। आपका जो है मन नहीं करता जो है उसको लेने का, जो है आपके लिए कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। आपकी जो है रुचि इस वस्तु में कोई भी रुचि नहीं है खरीदने के लिए, तो इसकी कीमत कितनी भी जो है कम बढ़ जाए आप इसे जो है नहीं खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन मांग का नियम क्या कहता है कि वस्तु की जो है कीमत बढ़ने पर मांग में कमी आती है, और जो है कीमत कम होने पर दोस्तों जो है मांग में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो है इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी कीमत घट रही है बढ़ रही है, क्योंकि इसमें आपका जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप इसे नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर कह रहा है कि अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात वे सब समान रहें, ठीक है। तो जो अन्य जितने भी उससे संबंधित वस्तुएं हैं उसमें जो है कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वस्तु को क्रय करते समय उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तु सब्स्टिट्यूट्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है दोस्तों, तो स्थानापन्न वस्तु जैसे हम लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं चाय, कुछ लोग दोस्तों जो है चाय लवर्स होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं यहाँ पर कॉफ़ी लवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है क्या एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चाय की कीमत घटती या बढ़ती है तो इसका इफेक्ट जो है कॉफ़ी की कीमत पर भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, स्थानापन्न वस्तु हैं। तो इनमें दोस्तों जो है मांग का नियम जो है देखते समय हम लोग स्थानापन्न वस्तु को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिन वस्तुओं को क्रय किया जा रहा है वो वस्तुएं प्रतिष्ठा रक्षक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिन वस्तुओं को हम लोग खरीद रहे हैं वो प्रतिष्ठा रक्षक वस्तु नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि उपभोक्ता की कुल संपत्ति स्थिर रहनी चाहिए, ठीक है। संपत्ति यही मैंने आपको यहाँ पर आय के रूप में जो है एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो दोनों लगभग सेम ही चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जनसंख्या में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है एक ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ग्राफ को जो है ईजिली यहाँ पर समझा देता हूँ। तो ये मांग का नियम का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है यही यहाँ पर सेम लिखा है, तो मैं इसको जो है आपको जो है अपनी भाषा में समझाऊँगा, ताकि जो है आप इस ग्राफ को जो है हमेशा की तरफ हमेशा याद रखें, ठीक है, ताकि आप इसको भूलें ना। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मांग के नियम का जो है ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर दोस्तों जो है एक तरफ ये जो हमारा है ये लाइन दोस्तों जो है ये नारंगी की मांग दिखा रही है, यानी कि क्वांटिटी आप जो है नारंगी का जो है डिमांड, यानी जो है नारंगी जो है हमारा उसका कितना मांगी गई मात्रा है, ठीक है, वो दिखा रहा है। तो जो है मांगी गई मात्रा को हम लोग जो है एक्स अक्ष पर जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो है हम लोग जो है डिनोट करते हैं किसको, मांगी गई मात्रा को, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा दोस्तों जो है नारंगी की मांगी गई मात्रा हो गया। और यहाँ पर जो ऊपर की जो रेखा होती है दोस्तों जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राइस, ठीक है। इसको जो है
कीमत को जो है यहाँ दर्शाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नारंगियों का मूल्य, तो वाई एक्सिस पे दोस्तों जो है प्राइस को दर्शाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक्स अक्ष पे जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी मांगी गई मात्रा को दर्शाया जाता है, और वाई जो है एक्सिस पर दोस्तों जो है कीमत को दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो है दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ दिया है मैं आपको जो है इसको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए कोई वस्तु है दोस्तों, उसकी कीमत कितनी है, 50 रुपये है। ठीक है, तो जब वस्तु 50 रुपये जो है प्राइस पे बिक रहा है, तो आप जो है उसे क्या करते हैं, जब कोई वस्तु 50 रुपये की कीमत पर बिक रहा है तो आप उसकी जो है 10 मात्रा जो है खरीदते हैं। यहाँ पर जो है नारंगी 50 रुपये का जो है 10 नारंगी मिल रहा है। ठीक है, तो आप जब दोस्तों जो है 50 रुपये से घटकर कीमत जो है 40 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो नारंगी की कीमत जो है 50 रुपये से घटकर जो है 40 रुपये हो गई। तो 40 रुपये होते ही दोस्तों आप जो है उसकी मांगी गई मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सोचते हैं कि जो है वस्तु सस्ता मिल रहा है तो आप उसे जो है अधिक खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो 40 रुपये पर दोस्तों जो है यहाँ पर 20 नारंगी खरीदा जा रहा है। अभी तक दोस्तों जो है जब कीमत 50 रुपये थी तो हम लोग कितना नारंगी खरीद रहे थे, तो कीमत 50 रुपये पर हम लोग 10 नारंगी खरीद रहे थे। ठीक है, जैसे ही कीमत 50 से घटकर 40 हुई तो हम लोगों ने जो है 20 नारंगी खरीदना स्टार्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो है जैसे ही कीमत 40 से भी घटकर 30 होती है तो हम लोग कितना खरीदते हैं, तो हम लोग 30 नारंगी खरीदते हैं। अब उसी प्रकार 20 से दोस्तों घटकर यहाँ पर 40 हो गई। ठीक है, तो 30 रुपये से घटकर 20 रुपये हो गई। तो जब 30 रुपये से घटकर 20 रुपये हो गई तो हम लोग कितना 40 जो है नारंगी खरीदने लगे। ठीक उसी तरह से है, जब 20 से घटकर कीमत और भी कम हो गई, 10 हो गई, तो हम लोग दोस्तों जो है यहाँ पर 50 नारंगी खरीदने लगे। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है कुछ इस तरह से जो है ग्राफ बनता है। अब दोस्तों जो है यहाँ पर जो है मांग का नियम जो होता है, इसका ग्राफ जो है बाएं से दाएं जो है नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, और ये दोस्तों जो है ऋणात्मक होता है। ये चीज़ भी आप जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो है हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मांग तालिका के आधार पर जो है मांग वक्र का निर्माण किया जा सकता है, जो निम्न अनुसार होगा। रेखा चित्र में वाई अक्षांश पर नारंगी का मूल्य, मैंने आपको बताया कि जो वाई एक्सिस होता है उस पर दोस्तों जो है प्राइस को डिनोट करते हैं। प्राइस मतलब क्या, कीमत को जो है दर्शाया जाता है। और जो हमारा एक्स अक्षांश एक्स एक्सिस होता है उस पर जो है नारंगी की मांग को जो है प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो नारंगी की मांग से क्या मतलब है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है नारंगी की जो है कहाँ पर दर्शाया गया है, एक्स अक्ष पर दर्शाया गया है। ठीक है, मांग तालिका के आधार पर नारंगियों के विभिन्न मूल्यों पर उसकी जो है मांग के अनुसार विभिन्न बिंदु प्राप्त किए गए हैं। इन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा जो है डी खींची गई है, जिसे मांग वक्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है एक रेखा खींची गई है जो यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग मांग वक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो है इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।